आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पैराडॉक्स BECB क्लास 10th में। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और मैं राजनीति शास्त्र के दूसरे पार्ट में आपको लेके चलता हूं और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था उसमें कि कितने प्रकार के प्रश्न इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। उस प्रश्नों के आधार पर ही इस पार्ट को मैंने काफ़ी आपके लिए छोटा कर दिया है ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक बातें जान सकें। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो हमें इस पाठ में पढ़ना है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। ये तीनों जो विभेद हैं वह हमारे देश में क्या मतलब अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक विभेद की जो मैं बात अगर करूंगा वह जातीय विभेद जो यह पाया जाता है वह केवल हमारे देश में पाया जाता है। तो अगले स्लाइड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें इस पाठ में मैंने आपको तीन मुख्य बिंदुएं बताई थी। तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वह आपका है जातीय विभेद एवं राजनीति में जाति। तो ये जातीय विभेद जो होता है और इसमें जो राजनीतिक जो पैठ है उसी के संबंध में अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की तो बात ही अलग है। ऑब्जेक्टिव चूंकि आपके आधे हैं तो इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद जो है वह तो विश्व के सभी देशों में लगभग पाया जाता है। क्योंकि लैंगिक कहने का मतलब होता है स्त्री और पुरुष से, तो सभी देशों में स्त्री और पुरुष तो पाए ही जाते हैं। बिना उनके इस संसार में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन उसके अलावे और जो विभेद हैं सांप्रदायिक विभेद वह भी विश्व के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। लेकिन एक जाति का जो विभेद है वह हमारे देश में मुख्य रूप से बना हुआ है। तो हमारे देश में आपको पता है कि मुख्य रूप से 4 जातियां हैं। कौन कौन सी वह 4 जातियां हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह मुख्य रूप से हमारे देश में 4 जातियां हैं। लेकिन यह विडंबना की बात है और बड़े दुख की बात है कि इस 4 जातियों में भी 3000 उपजातियां बट गई हैं। 3000 टुकड़े इसके हो चुके हैं। तो यह जो है यह टुकड़े में बांटना, टुकड़े की राजनीति करना, यह जो है हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर बनाता है और खतरा भी है हमारे लोकतंत्र के लिए। पहले के समय में जो बात अगर हम करते हैं तो पहले के समय में किसी भी प्रकार के लोगों में या जातियों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कर्म का आधार था जाति। कोई जिस व्यक्ति को जो काम पसंद था वह उस काम को करता था, उसी के आधार पर उसे उस नाम से पुकारा जाता था। तो इसीलिए कोई उसमें भेदभाव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते उस कर्म ने जाति का आधार ले लिया और आज जिस जाति में जो बच्चा जन्म लेता है वह जन्म से ही उस परिवार की जाति को ग्रहण कर लेता है। तो यह काफ़ी दुख की बात है। तो जन्म को ही अब इसका आधार माने जाने लगा है जाति का। तो आज भारत में हम आपको बता ही दिए कि 4 जो जातियां हैं उसमें 3000 उपजातियां हो गई हैं। तो इसके कारण कई सारी कुप्रथाओं का जन्म हो गया है। क्योंकि जाति प्रथा जो है हमारे देश को विखंडित करने का काम करती है, टुकड़ों में बांटने का काम करती है। तो इसके कारण बहुत सारी बुराइयों ने हमारे देश में जन्म ले लिया है और यह हमारे राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। तो चलते हैं कौन कौन से जो है, देखिए सबसे पहले तो इस जातिवाद के कारण एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को घृणा की नज़र से देखते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जाति के आधार पर टोले या बसावट का निर्माण होता है। अधिकतर गांवों में आप ऐसा देखते होंगे कि जातिगत नाम से लोग टोले का नाम रखते हैं। नोनिया टोली है तो यह राजपूत टोली है,
तो यह अवधिया टोली है, तो यह कुर्मी टोली है, तो यह कहार टोली है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे देश में किस तरह से विभाजन हो रहा है। एक गांव जो है वह कई टुकड़ों में बंट जाता है, तो टुकड़ों में बांटने का यह काम करता है। उसके बाद इसी के कारण, जाति प्रथा के कारण ही तिलक और दहेज की जो कुप्रथा बनी हुई है हमारे देश में, वह सबसे बड़ा कारण है उसका जाति प्रथा। कोई भी पिता जब अपनी बच्ची के लिए योग्य वर की तलाश में निकलता है तो उसे सबसे पहले यह ध्यान में रखता है कि जो भी लड़का हम देखने जा रहे हैं वह हमारी ही जाति का हो। वह योग्यता वहाँ पर मायने नहीं रखती है, बल्कि उसकी जाति का लड़का होना प्राथमिकता होता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसको पिता को जो है अधिक दहेज देना पड़ता है। तो दहेज की प्रथा धीरे धीरे इसी के कारण विकराल रूप जो है मुंह बाय खड़ी है। अब इसके कारण कई सामाजिक कुरीतियों का भी विकास होता है, जो कि जातिवाद के कारण आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि छोटी जाति के लोगों का यह पेशा है या काम है कि वह उसी काम को करेंगे। या बहुत सारे आप देख रहे हैं ताश खेलना, जुआ खेलना या नशीले पदार्थ का सेवन करना। जैसे कुछ छोटी जाति के लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि वे लोग जैसे डोम जाति के लोग, तो इन लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वे लोग हमेशा दारू पीते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। तो ये सारी बातें जो है जातिगत आधार पर हमसे कही जाती हैं, तो यह कहीं ना कहीं से हमारे राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होती हैं। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। अब देखिए, इस संबंध में जगजीवन राम हमारे राज्य के राजनीतिज्ञ हैं, तो इन्होंने भी कहा है, जातिगत आधार पर इन्होंने एक बात कही है क्या, कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन वह क्या नहीं छोड़ सकता है, तो अपने जाति में जो उसकी आस्था है उसको वह कभी नहीं छोड़ सकता है। यानी घर छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, रुपया पैसा सब छोड़ देगा, लेकिन वह अपनी जाति को नहीं छोड़ सकता है। रजनी कोठारी भी समाज सेविका हैं और राजनीतिज्ञ हैं। इनका भी कहना है कि धर्म विहीन जाति की कल्पना करना ठीक वैसा है जैसे वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान। यानी बिना जाति के हम राजनीति की कल्पना यहाँ पर नहीं कर सकते। कहाँ? तो अपने देश में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जातियों को ही आधार बनाकर राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। रजनी कोठारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे यहाँ, हमारे देश में लोग यह भी कहते हैं कि बेटी और वोट जो है अपने जाति वाले लोगों को ही देना चाहिए। तो यह बड़ी शर्म और निंदा की बात है हमारे देश के लिए। तो ये जाति जो है हमारे देश में राजनीति को भी कई रूपों में प्रभावित करती है। तो कैसे प्रभावित करती है कि आप देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। आप देखते भी होंगे अभी चुनाव आने वाले हैं, समय भी नज़दीक है, तो जो भी उम्मीदवार होते हैं चुनाव में जो खड़े होते हैं, तो अधिकतर राजनीतिक दल यह प्रयास करते हैं कि जिस चुनाव क्षेत्र में जिस जाति का अधिक वोट हो वह हम वहाँ पर अपने उम्मीदवार जो है खड़े करें, तो वह उसी जाति का हो, ताकि जाति के आधार पर उसे अधिक से अधिक वोट मिल सकें और उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए। तो आपका ये हो गया। दूसरा जो है, सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व। अब जब ये जातियां हैं तो उनके बीच में काफ़ी सारे विभाजन होते हैं, असमानताएं होती हैं। तो सरकार का भी यह मजबूरी होता है कि उसे सभी जातियों के लोगों को एक साथ लेकर के चलना होता है, जिसके कारण समाज में आप देखते होंगे कि कितने सारे जातियों के बीच में उपजातियां बटी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। तो सरकार जब सत्ता बनाती है, यानी सरकार का जब गठन होता है, तो प्रयास ये किया जाता है कि सभी जाति के लोगों को उसमें सम्मिलित कर लिया जाए। तो सरकार के पास भी ये एक मजबूरी बन जाती है। तीसरा है, जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता। राजनीतिक दल भी अपनी जीत पक्की करने के लिए देखते हैं कि किस बहुसंख्यक लोगों का, यानी अधिक जाति वाले
लोगों का, जिन जाति की संख्या उस जगह पर ज़्यादा है, तो दूसरी जाति के लोगों के प्रति घृणा का भाव फैलाते हैं अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए। उसके बाद में है कमजोर जाति के लोगों की राजनीति में बढ़ती अभिरुचि। ये चौथा ऑप्शन है आपको, यह इस तरह से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। यह 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, तो यह चारों पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले के समय में जब लास्ट हम पॉइंट पर चर्चा करते हैं, तो पहले के समय में जो कमजोर जाति के लोग होते थे वह क्या सोचते थे, केवल उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता होती थी। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। शिक्षा से वह वंचित थे, उनमें अशिक्षा था। तो धीरे धीरे वह शिक्षित होते गए, तो शिक्षित होते गए तब उन्हें समझ में आया कि राजनीति से दूर रहने के कारण ही आज वह इतने दबे कुचले हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो इसीलिए अब उनकी भी राजनीति में भागीदारी होने लगी है और अधिकतर राजनीतिक दल उनका वोट लेने के लिए उसी में से तेज तर्रार व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से पिछड़ी जाति के लोगों में भी या कमजोर जाति के लोगों में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है और इससे उनको फायदा भी पहुंच रहा है। तो अब चलते हैं हम अगले स्लाइड में। अब ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लैंगिक विभेद और राजनीति। मैंने इसके बाद पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि सबसे इम्पोर्टेंट यानी की फैक्टर जो है आपका यही है, इसी के इर्द गिर्द आपका यह पूरा चैप्टर घूम रहा है। चूँकि समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, स्त्री और पुरुष, इसी पर आधारित है आपका यह लैंगिक विभेद। तो लैंगिक विभेद का जो अर्थ होता है वह आप समझ लीजिए। लैंगिक का मतलब सीधे होता है लिंग के आधार पर। तो लैंगिक विभेद जो है यानी 2 ही लिंग मुख्यतया हमारे यहाँ पाए जाते हैं या पूरे विश्व में पाए जाते हैं, एक स्त्री होता है और दूसरा पुरुष। एक और लिंग जो होता है हम ऐसे पढ़ते हैं पुस्तकों में, नपुंसक लिंग, लेकिन आमतौर पर उसे हम देखते हैं कि बहुत कम संख्या वैसे लोगों की है जिसे हम कभी कभी अपने देखते होंगे कि मनोरंजन के लिए जिसके यहाँ कभी बच्चा पैदा होता है तो वे लोग गाने बजाने के लिए आ जाते हैं। तो अपवाद स्वरूप है, उनकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन वैसे लोगों की हितों की रक्षा भी सरकार करती है। तो ये जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, जो अंतर आता है, उसी को हम कहते हैं लैंगिक विभेद। अब आज के समय में हम जानते हैं कि महिला और पुरुष जो है वह बिना इनके हमारे समाज की कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। आपके परिवार में भी आप देखते हो कि बिना माता पिता के रहे हुए क्या आपका परिवार बनता? नहीं बनता। तो आपके माता पिता भी कहाँ से आए? तो आपके दादा दादी रहे होंगे। यानी दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, बिना एक के दूसरे का अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता। तो पुरुष और स्त्री जो है दोनों इस समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। लेकिन फिर भी देखिए, महिलाओं के साथ में पुराने समय से ही सदियों से शोषण चला आ रहा है। महिलाओं को घर का काम करना पड़ता है, बंटवारा कर दिया गया है। आप देखें कि कार्यों में भी महिलाओं को दे दिया गया है कि घर का जो भी काम हो, चाहे वह खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, झाड़ू पोछा लगाना हो, तो ये सभी काम जो है उनको दे दिए गए हैं। सिलाई करना हो, बच्चे की देखभाल करनी हो, तो ये सभी काम कौन करता है? घर में महिलाएं करती हैं। और पुरुष जो है वह बाहर का काम करते हैं। आप देखते होंगे आपके घर में भी भाई बहन होंगे, लड़की जो है उठ करके, आपकी बहन ही अगर है तो वह घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा वगैरह सब करती है वह। आप वहाँ बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, फिर भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि झाड़ू लेकर के हम अपने घर में झाड़ू दे दें। तो आप भी यह समझते हैं, आपको भी ये लगता है कि नहीं, यह जो काम है वह केवल लड़कियों के करने के लिए है। तो हम आगे चलते हैं। पुरुष जो है उसके लिए जैसे बाहर का जो काम निर्धारित किया गया, तो बाहर का काम क्या होता है? बाहर का काम कहने का मतलब ये है कि वह अपने परिवार को चलाने के लिए रुपए और पैसे की व्यवस्था करेंगे, संसाधनों की व्यवस्था करेंगे। तो उसके लिए खेती बाड़ी का काम है, या ऑफिस या कल कारखानों में वह नौकरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसा काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। आज पुरुष भी आप देखेंगे कि बाहर में महिलाओं का सारा काम करते हैं। जैसे आपके घर में अगर शादी विवाह किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो आप अपने यहाँ खाना बनाने के लिए जिस कारीगर को बुलाते हैं, अधिकांश कारीगर कैसे होते हैं? पुरुष होते हैं। उसके बाद जब अपना आप कपड़ा सिलवाने जाते हैं, फुल पैंट और शर्ट की बात आती है, तो क्या अपने घर में अपनी माँ को सिलने के लिए देते हैं या अपनी बहन को देते हैं या भाभी को देते हैं? नहीं, हम जाते हैं दर्जी के पास कि फलाना दर्जी जो है बड़ा अच्छा कपड़ा सिलता है। तो बताइए, कपड़े सिलने में भी आज पुरुष जो है विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं, तो कौन सा ऐसा काम है जो कि महिलाओं का आज पुरुष नहीं कर रहे हैं? बड़े बड़े होटलों में आज जो बड़े बड़े बावर्ची होते हैं, जिन्हें शेफ कहा जाता है, उनको भी 5 स्टार होटल में 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए का महीना मिलता है। तो इस तरह से ऐसा कोई काम का बंधन नहीं है कि वैसे काम को महिलाएं ही कर सकती हैं और पुरुष नहीं कर सकते। खेती बाड़ी का काम भी है तो वह महिलाएं भी आज के समय में अधिकांश महिलाएं खेती बाड़ी का काम करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस आधार पर जो है वह महिलाओं और पुरुषों के कार्य का बंटवारा किया गया है। महिलाओं के लिए देखिए जो कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं: खाना बनाना, सिलाई करना, साफ सफाई का काम, ये सब और भी बहुत सारे काम हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन महिलाएं भी पुरुषों के साथ काम करने से पीछे नहीं रहती हैं। अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बताने जा रहा हूँ वह आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो कृषि कार्य में महिलाओं का योगदान 40% है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है, तो आप इसको याद रखेंगे 40%। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं में भी उन्होंने 50% आरक्षण दिया गया है। यानी पंचायती राज संस्थाओं में अगर हम बात अपने बिहार की करें तो यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें आरक्षण दिया गया है। कितना? आधी सीटों पर। यानी अगर कोई भी पंचायतों में किसी तरह के नौकरी की अगर बात हम करें तो उसमें आधी सीटें किसे चली जाएंगी? महिलाओं को चली जाएंगी। उसके बाद संविधान में देखिए, हमारे देश का जो संविधान बना है उसमें भी उन्हें 33% आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण जो है वह विभिन्न सरकारी योजनाओं में और जो भी नौकरियां होती हैं उनमें उनको 33% का आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से महिलाओं को संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज में उन्हें जो है आज भी शोषित रखा गया है, शोषण का शिकार बनाया जाता है। अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अब देखिए, इसमें भी महत्वपूर्ण है, आपको ऑब्जेक्टिव का ही प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो आप लिख सकते हैं कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 61 थी। जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो महिलाओं का स्थान जो है वह पुरुषों से काफ़ी नीचे है। तो क्यों नीचे है? इसके भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देखेंगे कि 2011 में जब जनगणना हुई थी, आप जानते हैं कि जनगणना हमारे यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। इसी साल जनगणना होने वाली थी, लेकिन इस कोरोना के कारण हमारे देश में जनगणना नहीं हो पाई है, अभी स्थगित है, लेकिन जनगणना होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 जहां पुरुष थे वहीं स्त्रियों की संख्या कितनी थी? मात्र 943। तो ये काफ़ी दुख की बात है। उसके बाद इनकी जो कमी आई है इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। संविधान में पुरुषों और महिलाओं को हमने इसके पहले भी बताया कि एक समान अधिकार दिए गए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में उतना सुधार नहीं आ रहा है। तो सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 1982 में, आप देखेंगे यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, 1982 में ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना, जिसका नाम है ड्वाकरा शुरू की। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना। यह आपको सब ऑब्जेक्टिव
प्रश्न में आपको शामिल हो सकता है कि महिला आयोग अधिनियम कब बना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि 1990 में। महिला शिशु विकास योजना ड्वाकरा कब बना, 1982 में। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं, आपको उत्तर उसका आप दे सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपका वस्तुनिष्ठ का एक प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उसके बाद संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा देश भर में जो महिलाएं हैं और जितने जो ग्रामीण और नगरीय संस्थाएं हैं, सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित किया गया है। ये भी आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन एक बन जाता है, जिसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो इसमें इस स्लाइड में जो आपका यह तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट था, वह था धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीति। तो धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद कहने का मतलब है, हमने चर्चा कर लिया इसके पहले जाति के बारे में। उसके बाद तो एक ही धर्म में कई जातियां होती हैं। तो जातियों के बाद हमने लैंगिक की बात की, लैंगिक विभाजन की, तो स्त्री और पुरुष के बीच का विभाजन हो गया, मतभेद हो गया। अब जब हम बात करते हैं धर्म की, यानी आप जानते हैं कि हमारे देश में कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म की बात आती है, उसके बाद इस्लाम धर्म है, उसके बाद आप देखेंगे कि सिख धर्म के अनुयायी भी हमारे यहाँ रहते हैं, उसके बाद कुछ ईसाई धर्म के अनुयायी भी हमारे देश में रहते हैं। यानी मुख्य रूप से 4 धर्मों के मानने वाले हमारे देश में लोग रहते हैं। तो इनके बीच में जो भेदभाव देखा जाता है, अंतर देखा जाता है, उसी को कहते हैं सांप्रदायिक विभेद, धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद। तो इसके कारण भी हमारे देश की राजनीति काफ़ी प्रभावित होती है। सबसे पहले हम जानते हैं सांप्रदायिकता का अर्थ, चूंकि यह आपके प्रश्न में परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं या सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं। तो इसका अर्थ होता है कि एक धर्म के मानने वाले लोग अगर दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को घृणा की नज़र से देखें, नफरत की निगाह से देखें, अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा समझे, तो यह कहलाता है सांप्रदायिकता। तो इसका आधार आप देखेंगे कि जो सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं वह अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा समझते हैं और अपने धार्मिक हित के लिए वह राष्ट्र हित का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी उनके लिए राष्ट्र बड़ा नहीं है बल्कि अपना धर्म बड़ा होता है। तो इसी भावना के कारण हमारे देश से पाकिस्तान अलग हुआ। आपको पता है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का बंटवारा बाद में हुआ हमारे देश से। वह अलग किस आधार पर हुआ, तो धर्म के आधार पर। चूँकि इस्लाम धर्म यानी मुसलमान लोगों ने अपने लिए अलग देश की मांग की। चूँकि अंग्रेज जो है वह फूट डालो और राज करो की नीति पर थे और उन्होंने सांप्रदायिकता का विष इस कदर हमारे देश के देशवासियों में घोल दिया था कि मुसलमान लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अलग देश चाहिए। तो इस आधार पर हमारे देश से पाकिस्तान अलग हो गया। अब पाकिस्तान भी अलग हो करके ऐसा नहीं है, वहाँ एक ही धर्म के रहने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उनमें भाषा का अंतर था। तो भाषा के आधार पर बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हो गया, तो आपके लिए यह एक प्रश्न है। तो उस प्रश्न का उत्तर है 1971। यहाँ देखिए 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। सांप्रदायिकता के कारण ही हमारे देश में दंगे होते रहते हैं। जरूरत है हमें सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की।
यानी यही सांप्रदायिकता, यानी हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदू के साथ में। आप सुनते भी होंगे पहले दंगे अधिकांश हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझदार होने लगे हैं कि नहीं, नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें लड़ाने का काम करते हैं, इसीलिए आज के समय में दंगे होने बहुत कम हो गए हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा दंगे हुआ करते थे। तो हमें यह जरूरी है हमारे अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि चाहे हमारा धर्म जो भी हो, हमारी जाति जो भी हो, हम जैसे चाहे कपड़े पहनते हो, हम जैसे चाहे खाना खाते हो, लेकिन फिर भी यह राष्ट्र जो है हमारा है और हम इस राष्ट्र के निवासी हैं, यानी हम भारतीय हैं सबसे पहले, तब बाद में हम किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, तभी जो है हमारे देश में यह सांप्रदायिकता में सद्भाव का माहौल कायम होगा और हम सभी भारतवासी एक होकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। तो हम सबको चाहिए कि मिलजुल कर हम लोग रहें और हमारे बीच में आपस में एकता की जो भावना आएगी, मिलजुल कर रहने की जो भावना आएगी, यही हमारे देश में सद्भाव कायम करने का भी काम करेगा। तो चलते हैं हम इसके बाद। हमने इस पाठ के जो विषय वस्तु था उस पर हमने चर्चा कर लिया। अब बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आई होंगी और बहुत सारी बातों को आप भूल भी गए होंगे, तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक फ्लो चार्ट, यानी इसमें जो हमने मुख्य जो बातों पर चर्चा की है, तो उसके आधार पर एक चार्ट मैंने तैयार किया है। तो उस चार्ट में आप देखिएगा जातीय विभेद की जो मैंने आपसे जो बात की है, तो इस जातीय विभेद में आप देखेंगे कि हमारे देश में मुख्य रूप से 4 जातियां वह कायम थी। कौन कौन सी जातियां हैं वह? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी सबसे ऊंची जाति के लोग ब्राह्मण कहलाए, उसके बाद यह क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य यानी बनिया, उसके बाद यह शूद्र यानी सबसे नीची जाति के, जिन्हें आज के समय में दलित और महादलित की संज्ञा दी गई है। तो आप देखेंगे कि इन 4 जातियों में ही मैंने आपको बताया था कि कितनी उपजातियां हो गई हैं, 3000। तो ये सारी चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि हमारे यहाँ हमारे देश में जातीय विभेद के अंतर्गत कौन कौन सी जातियां हैं और कितनी उपजातियां हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं अभी इसमें आपको और बता देता हूं कि अकेला यह जातिगत विभेद से केवल कौन सा देश लड़ रहा है। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि जातीय विभेद से आज भी कौन सा देश जूझ रहा है, तो आप बिना हिचकिचाए उसका उत्तर दे सकते हैं कि भारत, क्योंकि हमारा देश ही है जो आज इस जातिगत विभेद से जूझ रहा है। हम अगले स्लाइड में चलते हैं, अगले पॉइंट पर, जो आपका है लैंगिक विभेद। चलिए लैंगिक विभेद पर इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लैंगिक विभेद में मुख्य रूप से पुरुष और स्त्री ये दोनों आ जाते हैं। तो पुरुष और स्त्री में सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? स्त्री का होता है। चूंकि हमारा देश कैसा है? पुरुष प्रधान है, यहाँ पुरुषों की चलती ही है। चूंकि किसी भी आपसे ही अगर कोई आप पूछता होगा कि अपने पिता का नाम बताओ, कोई ये नहीं कहता है आपसे कि आप अपनी माता का नाम बताइए। चूंकि आप समझते हैं कि हमारे देश में प्राचीन रूप से ही परंपरा रही है कि हमारे यहाँ देवी की पूजा की जाती है, यानी नारी को प्रथम स्थान दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश का जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है और पिता के नाम से ही किसी लड़के को जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि स्त्रियों की संख्या में जो कमी की जो बात मैंने की थी कि 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी थी? मात्र 943। तो आखिर ये संख्या इतनी कम क्यों हो गई? तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है। तिलक दहेज वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लड़की जब उनके यहाँ आ गई है तो उसके लिए शादी विवाह के लिए उनको एक मोटी रकम को उपाय करना होगा, इसलिए कि शादी करना होगा तब दहेज देना होगा।
तो यह दहेज जो है वह जाति प्रथा के कारण आ गई थी। लेकिन लैंगिक विभाजन में अब हम देखेंगे कि स्त्रियों के साथ उस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो क्या कमी कारण है कि उनकी संख्या कम हो गई? तो भ्रूण हत्या। उस दहेज के कारण लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ लड़की जन्म ले, इसीलिए वह उनका सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, गर्भ में ही उनके लिंग का परीक्षण करवा लेते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह स्त्री है, तब वह उसकी हत्या करवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। तो इसलिए उनकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। दहेज प्रथा पर मैंने इसके पहले भी चर्चा किया कि यही प्रथा जो है इससे रिलेटेड है। अगर दहेज प्रथा आज हमारे देश से खत्म हो जाए तो यह भ्रूण हत्या भी बंद हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण की। तो हमारे देश में जो संविधान लागू किया गया है उसमें नारी सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे देश में नारी की स्थिति जो है शुरू से ही दयनीय रही। लोग तो पहले उन्हें पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते थे, लेकिन बहुत सारे सुधारात्मक जो है कानून बनाए गए हमारे देश में। सरकार की ओर से भी प्रयास किया गया है ताकि वह महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों को समझें, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों, और आज महिलाएं शिक्षित भी हो रही हैं। तो जिस कारण नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। गरीब घर की महिलाओं को सरकार जो है वह प्रोत्साहित करती है। 10 से 12 महिलाओं या 15 महिलाओं का एक समूह बनाते हैं गांव में लोग, और सरकार उन्हें बैंकों के द्वारा कर्ज दिलवाती है, वो भी फ्री निःशुल्क, और कहती है कि उस पैसे से वह कोई काम करे, घरेलू काम, और जब वह काम करने लगती है तो उससे उनको काफ़ी फायदा होता है। तो इस प्रकार से कई मैंने आपको बताया कि कई सुधारात्मक कार्य जो हैं सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यों का विभाजन इसके पहले चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन इस फ्लो चार्ट के माध्यम से एक बार और रिमाइंड करवा देना चाहता हूं आपको कि कार्यों का जब विभाजन किया गया वह किस रूप में किया गया। एक बार और मैं रिमाइंड करवा देता हूं। घर का काम और बाहर का काम। घर का काम किसे दिया गया? स्त्रियों को दिया गया। और बाहर का काम किसे सौंपा गया? पुरुषों को। तो आप याद रखेंगे, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस तरह से आपका यह आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। फिर से हम अगले चैप्टर में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।